दूसरे वर्ल्ड वॉर का मंजर ऐसा था कि इंसानियत तक कांप गई थी। साल 1945 में जब यह तबाही दुनिया ने देखी तो हर तरफ बर्बादी, चीखें और खामोशी ही बची थी। मानो धरती ने इंसानों को चेतावनी दी हो कि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है, हल नहीं। तभी से पूरी दुनिया ने मिलकर तय किया कि अब ऐसे हालात दोबारा नहीं बनने चाहिए। इसी सोच से यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं खड़ी हुईं, ताकि कोई भी देश अपनी मनमानी से पूरी दुनिया को तबाही में न झोंक सके। कई साल तक यह सिस्टम काम करता दिखा। लगा जैसे दुनिया अब थोड़ी समझदार हो गई है। लेकिन फिर 21वीं सदी आई और एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसे रोकने में पूरी दुनिया नाकाम रही। रूस और यूक्रेन की जंग जो पिछले 2 साल से चल रही है, इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब यूएन में वोटिंग हुई तो 143 देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए। फिर भी पुतिन रुके नहीं। अमेरिका की चेतावनियां आईं, ब्रिटेन की धमकियां भी मिली, नाटो ने भी खूब दबाव बनाया, यूरोप ने आर्थिक पाबंदियां लगा दी, पर रूस की सेनाएं यूक्रेन पर बम बरसाती रहीं। आज दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो पुतिन को खतरनाक तानाशाह कहते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो उन्हें रूस का सबसे ताकतवर और दूरदर्शी नेता मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन असल में हैं कौन। उनका बचपन किसी फैंसी फिल्म जैसा नहीं था, न कोई शाही खानदान, न कोई रुतबा। एक साधारण से घर में जन्मा बच्चा जो बस एक सपना लेकर बड़ा हुआ, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया मुझे जाने। फिर एक दिन उसने ठान लिया, मुझे जासूस बनना है और अपने देश की हिफाजत करनी है। सीधा पहुंच गया केजीबी, जो उस समय सोवियत यूनियन की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती थी। वहां से पुतिन की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि फिर पीछे मुड़कर देखना मुमकिन ही नहीं रहा। वक्त बदला, सिस्टम बदला, देश का नाम बदल गया, लेकिन पुतिन का हौसला नहीं बदला। फिर रूस की सत्ता में एक खाली जगह थी और पुतिन ने वो जगह भरने की ठानी। धीरे धीरे बिना शोर किए वो कुर्सी तक पहुंचे और फिर उस पर जम गए। साल दर साल बीतते गए और आज वो रूस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले लीडर बन चुके हैं। पुतिन को लेकर लोग अक्सर कहते हैं, शांत चेहरा पर इरादों में आग। और सच कहें तो उनका एक डायलॉग भी है जो उन्हें बिल्कुल बखूबी बयान करता है, अगर तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा तो तुम मुझे जानते नहीं। उनके फैसले हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ कहते हैं वो सिर्फ ताकत से काम लेते हैं, तो कुछ मानते हैं कि अगर रूस आज भी एक मजबूत देश बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की लीडरशिप की वजह से है। मगर सवाल उठता है, क्या यूक्रेन पर हमला सही था? क्या यह सिर्फ रूस की सुरक्षा नीति है या पुतिन की सत्ता का विस्तार? और क्या यह जंग आने वाले किसी और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? जो भी हो, इतना तो तय है, पुतिन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। एक ऐसा आइडिया जो मानता है कि अगर रास्ता मुश्किल है तो औरों के कहने से रुक जाना बेवकूफी होगी। यही पुतिन का अंदाज है, कुछ को डरावना तो कुछ को प्रेरणादायक, लेकिन नजरअंदाज करना वो मुमकिन ही नहीं। 7 अक्टूबर 1952, रूस का लेनिनग्राड, आज जिसे दुनिया सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानती है, तब वो शहर बर्बादी और जंग की एक डरावनी मिसाल हुआ करता था। कभी जर्मन फौज ने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। पूरे 872 दिन यानी 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त शहर की सप्लाई काट दी गई, न खाना न पानी। उस घेराबंदी में करीब 8 लाख लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। कई लोग तो भूख से तड़पते हुए मर गए। ऐसे शहर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कहानी आम कैसे हो सकती है? व्लादिमीर पुतिन का बचपन इसी तबाही के साए में शुरू हुआ। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थे, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उनके दोनों बड़े भाई बचपन में ही दुनिया छोड़ गए। एक भाई 30 के दशक में गुजर गया और दूसरा 1942 में, लेनिनग्राड की उसी घेराबंदी में भूख से। पुतिन के पिता स्पिरिडोन पुतिन सोवियत नेवी में थे। मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। दोनों की कमाई जोड़कर भी जिंदगी जैसे तैसे कटती थी। उनके परिवार का ठिकाना एक पुराना तंग सा कमरा था, न धूप आती थी न हवा। वहां पुतिन का बचपन बीता, चूहों को भगाते हुए, लड़ाई झगड़ों से बचते हुए। उनके लिए जिंदगी एक मिशन जैसी थी, हर दिन एक सर्वाइवल। गली मोहल्ले में मारपीट रोज का हिस्सा थी। दोस्ती से ज्यादा जरूरी थी ताकत। और यही देखकर पुतिन ने एक बात ठान ली, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है,
मुझे खुद को मजबूत बनाना है। माँ बाप को बिना बताए उन्होंने जुडो सीखना शुरू कर दिया। फिर वुशु और हॉर्स राइडिंग जैसी चीजों में भी खुद को एक्सपर्ट बना लिया। वो सिर्फ लड़ना नहीं, हारना और फिर उठकर लड़ना सीख रहे थे। ये स्किल्स उन्हें किसी स्कूल ने नहीं सिखाई थी। ये सब उन्होंने उस शहर की गलियों से सीखा था जहां हर कोना जिंदा रहने की लड़ाई था। उनकी पढ़ाई 1960 से 1968 तक एक लोकल प्राइमरी स्कूल में हुई। फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में दाखिल हुए। वहां की टीचर वेरा गुरेविच आज भी उन्हें याद करती हैं। उसके पास प्लान नहीं था, पर वो अलग था। उसकी आंखों में कुछ था जो कहता था कि ये लड़का किसी दिन बड़ा नाम करेगा। खेलों में रुचि तो थी ही, लेकिन पढ़ाई से भी उनका जुड़ाव गहरा था। फुर्सत के वक्त में वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोवियत विचारधाराओं को पढ़ते, सोचते थे, समझते थे और फिर खुद से सवाल करते। सिस्टम से लड़ने के लिए खुद को कितना तैयार करना होगा। सिनेमा देखना उन्हें बेहद पसंद था और अक्सर वहां से कुछ न कुछ सीख कर लौटते थे। उन फिल्मों की दुनिया से उन्हें एहसास हुआ कि एक इंसान की कहानी, उसका सफर, उसकी सोच, ये सब कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। शायद वहीं से उनके अंदर एक सवाल और पनपा, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे पूरी दुनिया मुझे याद रखे? और यही सवाल धीरे धीरे उनकी किस्मत का जवाब बनने वाला था। एक दिन पुतिन ने एक स्पाई फिल्म देखी और वो सिर्फ फिल्म नहीं थी, जैसे उनके दिल दिमाग पर बिजली सी गिर गई हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक नई शुरुआत हो गई थी। स्क्रीन पर जो एजेंट था, अब वो पुतिन के दिमाग में बस गया। उन्होंने खुद से कहा, बस अब तय है, मैं भी जासूस बनूंगा अपने देश के लिए। जुनून इतना गहरा था कि 9वीं क्लास में ही वो सीधा यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जा पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अधिकारी तक सब हैरान रह गए। एक दुबला पतला लड़का सामने खड़ा था, बोल रहा था, मुझे देश के लिए काम करना है। आप लोग जो करते हैं मैं वही करना चाहता हूं। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, यहां ऐसे ही कोई एजेंट नहीं बन जाता। पहले लॉ की पढ़ाई करनी होगी, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। पुतिन चुपचाप लौट तो आए, लेकिन उस दिन की बात उनके जहन में जैसे पत्थर पर लकीर बन गई। अगले ही सालों में उन्होंने खुद को उसी दिशा में ढालना शुरू कर दिया। 1970 लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में उन्होंने एडमिशन ले लिया। अगले 5 साल यानी 1970 से लेकर 1975 तक उन्होंने पूरी मेहनत और फोकस से कानून की पढ़ाई की। कॉलेज की लाइब्रेरी, क्लासरूम और किताबें सब अब सिर्फ एक मकसद के लिए थे। आखिरकार जब पुतिन ने अपनी डिग्री पूरी की तो उनके अंदर वही पुराना सपना फिर से जागा, केजीबी एजेंट बनने का। और उसी साल 1975 में पुतिन महज 23 साल की उम्र में सोवियत यूनियन की सबसे ताकतवर एजेंसी केजीबी में भर्ती हो गए। ये किसी आम इंसान के लिए नौकरी हो सकती थी, लेकिन पुतिन के लिए ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने बचपन से सीने में पाल रखा था और अब वो उसे जी रहे थे। शुरुआत में उन्हें उनके होम टाउन लेनिनग्राड में तैनात किया गया, जहां उन्होंने करीब 10 साल तक इंटेलिजेंस की दुनिया में खुद को साबित किया। ये वो वक्त था जब हर मिशन में उनका तरीका, उनका शांत अंदाज और उनका फोकस सबकी नजरों में आने लगा था। फिर आया साल 1985 और इस बार उनका ट्रांसफर हुआ ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में। वहां उन्हें एक जर्मन ट्रांसलेटर के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी असली पहचान एक इंटेलिजेंस अफसर की थी। उस वक्त जर्मनी 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के अधीन था और वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव था। ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन को ऐसे एजेंट्स की जरूरत थी जो जर्मन भाषा जानते हों और वहां के लोकल सिस्टम में घुल मिल सके। वहां पहले से मौजूद एक बेहद खुफिया संस्था थी, स्टासी, जिसे मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी कहा जाता था। स्टासी की नजरों से कुछ छिपा नहीं था और अब इसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे व्लादिमीर पुतिन। उनकी लगन, प्रोफेशनलिज्म और इंटेलिजेंस के किस्से अब धीरे धीरे पूरी केजीबी में फैलने लगे थे। मिशन पर जाने का उनका अंदाज कुछ ऐसा होता था कि सीनियर भी चुपचाप देखते रहते। पुतिन नजर नहीं आते, लेकिन हर जगह होते हैं। ये बात वहां उनके साथ काम करने वाले अफसर अक्सर कहा करते थे। यही वो दौर था जब पुतिन ने सिर्फ एक एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक सोच, एक रणनीतिकार के रूप में खुद को तैयार किया।
उन्हें अब सिर्फ सिस्टम की समझ नहीं थी, वो खुद सिस्टम बनते जा रहे थे। ड्रेसडेन में कुछ ही महीनों में पुतिन का कद ऐसा हो गया कि अब वह सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ऑपरेटर बन चुके थे। स्टासी एजेंसी के साथ मिलकर वो उन लोगों की पहचान और निगरानी करने लगे जो सोवियत सत्ता के खिलाफ चुपचाप बगावत की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें बेहद संवेदनशील मिशन सौंपे जाने लगे। नाटो की गतिविधियों पर सीधी नजर रखने जैसी जिम्मेदारी अब उन्हीं के हाथ में थी। ड्रेसडेन का उनका ऑफिस अब एक ऐसा ठिकाना बन चुका था जहां से तय होता था कौन एजेंसी में भर्ती होगा, किसको कहां तैनात किया जाएगा और किसकी हरकतों पर बारीकी से नजर रखनी है। इस पावरफुल भूमिका ने उन्हें इंटेलिजेंस नेटवर्क का असली धुरी बना दिया था। उधर उस दौर का जर्मनी 4 टुकड़ों में बटा हुआ था। पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी हिस्सा सीधे सोवियत संघ के हाथ में था। ईस्ट जर्मनी की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिलों में आक्रोश पल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो एक ऐसी जेल में जी रहे हैं जहां दरवाजे दिखते हैं लेकिन खुलते नहीं। हम गुलाम नहीं हैं लेकिन आजाद भी नहीं। यही भाव हर चेहरे पर लिखा हुआ था। वेस्ट जर्मनी के टीवी और रेडियो पर जब खुशहाल जिंदगी की झलक मिलती तो ईस्ट के लोग और बेचैन हो जाते। वहां तो हालात ये थे कि यूएसएसआर के ऑफिसर्स का साया तक आम जनता पर मंडराता रहता था। हर बात पर रिपोर्ट, हर आवाज पर शक। लेकिन वेस्ट जर्मनी, वहां तो जैसे जिंदगी खुलकर जी जाती थी। पैसा, आजादी, काम और सपने, सब कुछ भरपूर। लोगों ने अपनी किस्मत खुद बदलने की ठान ली। धीरे धीरे हजारों लोग चुपचाप ईस्ट से वेस्ट की ओर भागने लगे। ट्रेनें, बॉर्डर, जंगल, जो रास्ता मिले बस पार कर जाना है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सोवियत सरकार को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। और फिर उठी वो दीवार जिसने इतिहास बदल दिया। बर्लिन शहर के बीचों बीच सीमेंट, ईंट और कंटीले तारों की एक दीवार खड़ी कर दी गई। बर्लिन वॉल, एक ऐसी दीवार जिसने शहर को नहीं, सपनों को 2 हिस्सों में बांट दिया। रिश्ते टूटे, परिवार बिछड़े और आजादी का मतलब फिर से खो गया। उसी वॉल के साए में पुतिन जैसे एजेंट्स की जिंदगी और भी रहस्यमयी और खतरनाक हो चुकी थी। अब उनका हर फैसला सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि एक राजनीतिक चाल बन गया था। और वहां ड्रेसडेन की उन अंधेरी गलियों में पुतिन धीरे धीरे वो इंसान बन रहे थे जो एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को आंखें दिखाएगा। भीड़ को ज्यादा दिन तक रोके रखना नामुमकिन था। 9 नवंबर 1989, वो दिन जब सड़कों पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। नारों की गूंज आसमान फाड़ रही थी, आंखों में आजादी की चमक और दिल में एक ही ख्वाहिश, इस दीवार को गिराना है। और फिर एक तेज धमाके के साथ इतिहास बदल गया। बर्लिन वॉल गिरा दी गई। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ड्रेसडेन में केजीबी दफ्तर में तैनात थे। माहौल ऐसा था जैसे किसी बम के फटने से सन्नाटा टूट गया हो। और अब वो सन्नाटा एक बेकाबू भीड़ में तब्दील हो चुका था जो सीधे उनके ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। पुतिन ने फौरन मिलिट्री हेडक्वार्टर को कॉल मिलाया, मदद मांगी, लेकिन उधर से एक ठंडी और बेरुखी आवाज आई, जब तक मॉस्को से आदेश नहीं मिलते हम कुछ नहीं कर सकते। अब फैसला पुतिन को लेना था। या तो वो सरेंडर कर देते या भाग जाते, अपनी जान बचाते। लेकिन पुतिन नहीं डरने वालों में से थे, न ही भागने वालों में। वो दरवाजा खोलकर सीधे बाहर आए। भीड़ अब बिल्कुल सामने थी। उन्होंने एक पल को सबकी आंखों में झांका और फिर गरजते हुए बोले, अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो हमारे गार्ड्स गोली चलाएंगे। ये लफ्ज पत्थर जैसे गिरे भीड़ पर। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया। भीड़ ठिठक गई, आंखें झुक गईं और फिर चुपचाप वापस लौट गई। उस दिन पुतिन ने सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं बचाई, खुद को भी बचा लिया। लेकिन इस जीत के बाद भी उनके भीतर कुछ टूट गया था। एक कड़वी सीख जो ताउम्र उनके जहन में जिंदा रही। जिस देश के लिए मैंने जान देने की ठानी थी, उसी ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। उस वक्त सोवियत यूनियन की कमान मिखाइल गोर्बाचोव के हाथ में थी। उन्होंने अमेरिका से रिश्तों को सुधारने की कोशिशें की, पर जनता को उनका झुकाव पसंद नहीं आया। अफगानिस्तान की जंग में भी यूएसएसआर को करारी हार मिली। बाहर से हमला नहीं था, पर भीतर से ये ताकत अब ढहने लगी थी। धीरे धीरे एक एक कर सोवियत संघ की नींव दरकने लगी। और फिर आया वो दिन, 25 दिसंबर 1991। गोर्बाचोव ने टीवी पर आकर इस्तीफा दे दिया और उसी शाम लाल झंडा नीचे उतार दिया गया। यूएसएसआर का नाम इतिहास बन गया। इस टूटते हुए साम्राज्य की राख के बीच
अगर कोई इंसान अब भी सीना तान कर खड़ा था तो वो था व्लादिमीर पुतिन, जिसे सबने अकेला छोड़ा, लेकिन जो कभी खुद को नहीं छोड़ सका। 1990 का वो साल जब रूस की फिजा में बेचैनी घुली हुई थी, एक ऐसा वक्त जब सबसे बड़ा खुफिया जासूस व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर केजीबी से रिटायर होकर अपने शहर लेनिनग्राड लौट आया। जिस सिस्टम के लिए उन्होंने बरसों तक वफादारी दिखाई, जान हथेली पर रखकर काम किया, उसी ने उन्हें उस दिन बेसहारा छोड़ दिया जब बर्लिन वॉल गिरी थी और लोग गुस्से में केजीबी ऑफिस को जलाने तक पर आमादा थे। शायद उसी दिन उनके भीतर कुछ छटक गया था, लेकिन उसी दरार से एक नई सोच ने भी जन्म लिया। अब पुतिन की जिंदगी खुफिया फाइलों से निकलकर असल दुनिया की पॉलिटिक्स में कदम रखने वाली थी। उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट में एक मामूली पद संभाल लिया। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति रहती, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक पुराने जानकार से, आनातोली सोबचाक से। सोबचाक अब लेनिनग्राड के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मेयर बन चुके थे और कभी पुतिन के प्रोफेसर रह चुके थे। उनके लिए यह सिर्फ एक पुराना स्टूडेंट नहीं था, ये एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में वो फोकस दिखता था जो आज के दौर की राजनीति में शायद ही किसी में था। सोबचाक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए पुतिन, तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। पुतिन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। मैं काम में यकीन रखता हूं, नाम में नहीं। इतना कहकर वो चुप हो गए। उनकी यही चुप्पी लोगों को आकर्षित करती थी। उनके अंदर वो अनुशासन था जो केजीबी की ट्रेनिंग से आया था, और वो ईमानदारी जो बहुत कम अफसरों में बची थी। 1991 में जब सोवियत यूनियन पूरी तरह बिखर गया तो लेनिनग्राड का नाम फिर से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। देश की सत्ता बदल रही थी, लेकिन पुतिन का तरीका नहीं। अब वो डिप्टी मेयर बन चुके थे और उनके दफ्तर में घड़ी की सुई की तरह सब कुछ तय वक्त पर चलता था। अगर कोई अफसर कामचोर होता या घूसखोर तो पुतिन बिना हिचक उसे सस्पेंड कर देते। जल्द ही शहर भर में यह चर्चा होने लगी कि यह आदमी किसी से डरता नहीं और न ही किसी से समझौता करता है। लेकिन राजनीति का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। 1996 में सोबचाक चुनाव हार गए और उनके साथ साथ पुतिन को भी पद छोड़ना पड़ा। अब उनके पास न कोई सरकारी कुर्सी थी न कोई पावर, लेकिन जो उनके पास था वो किसी खजाने से कम नहीं था। अनुभव, धैर्य और एक ऐसी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो सत्ता के हर गलियारे तक पहुंच रखती थी। कहानी का अगला मोड़ बस आने ही वाला था। जब लेनिनग्राड की सियासत से दरकिनार हुए तो व्लादिमीर पुतिन ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, मॉस्को। कहते हैं जो बाजीगर वक्त के साथ चलना सीख जाए उसे कोई नहीं रोक सकता, और मॉस्को में पुतिन की किस्मत ने बिल्कुल यही किया। यहां उनकी मुलाकात हुई वैलेंटिन युमाशेव से, जो उस वक्त रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। युमाशेव ने जब पहली बार पुतिन को देखा तो उनकी आंखों की धार, कम बोलने की आदत और चेहरे पर जमी ठंडक देखकर हैरान रह गए। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे। युमाशेव ने बिना देर किए पुतिन की मुलाकात राष्ट्रपति से करवा दी, और फिर आया वो दिन, 26 मार्च 1997। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को अपने स्टाफ का डिप्टी चीफ बना दिया। अब तक जो आदमी सत्ता के आसपास मंडरा रहा था, अब वो सीधे उसकी नसों तक पहुंच चुका था। लेकिन दूसरी ओर येल्त्सिन खुद बुरी तरह फिसल रहे थे। पब्लिक अपीयरेंस में अक्सर नशे में झूमते नजर आते। एक बार तो टीवी कैमरों के सामने डांस करते हुए हाथ लहराते बोले, मैं राष्ट्रपति हूं, जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन देश की जनता को अब यह सब मजाक नहीं लग रहा था। बेरोजगारी आसमान छू रही थी, इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही थी और करप्शन जैसे सिस्टम की धमनियों में दौड़ रहा था। येल्त्सिन पर घोटालों के केसों की झड़ी लग चुकी थी। लोग उन्हें रूस का सबसे भ्रष्ट नेता कहने लगे थे। इन सब के बीच एक आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा था, पुतिन। न कोई हेडलाइन, न कोई स्कैंडल, बस साइलेंट प्रोफेशनलिज्म और फोकस। उन्हें राजनीति की बिसात सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद उसे बिछा रहे थे। सत्ता के पास रहो लेकिन उसका गुलाम मत बनो, शायद यही मंत्र था जिसे पुतिन फॉलो कर रहे थे। सोबचाक के साथ बिताया वक्त उन्हें सिखा चुका था कि असली ताकत शोर में नहीं, चुप्पी में होती है। अब पुतिन उस सियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से, अपने उसूलों के साथ।
बरसों की तैयारी, सोच समझकर उठाए गए हर कदम और टाइमिंग की मास्टरी ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से सिर्फ आगे बढ़ना था। अब कोई यू टर्न नहीं था। रास्ता सीधा रूस की सबसे ऊंची कुर्सी की ओर जाता था। जब यल्तसिन के दौर में हर चीज बिखर रही थी, तब एक आदमी पूरे सिस्टम को धीरे धीरे फिर से जोड़ रहा था। उसके फैसले फास्ट थे और निशाना सटीक। धीरे धीरे पुतिन ने खुद को उस पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें रशियन सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना दिया गया, एक ऐसी पोस्ट जो देश की सबसे ताकतवर सिविलियन रैंक मानी जाती है। और यह सब हुआ बिना किसी शोर के, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो चाल चलते हुए आवाज नहीं करता, बस रिजल्ट देता है। व्लादिमीर पुतिन अब कोई नौसिखिया नहीं थे। केजीबी में बिताए सालों ने उन्हें सत्ता की नब्ज पकड़नी सिखा दी थी। वो जानते थे कि असली ताकत क्या होती है और कहां से आती है। अब जबकि बोरिस येल्तसिन दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे, उनकी शराब की लत और अनफिट लाइफस्टाइल ने देश की कमान अपने आप पुतिन के हाथों में सौंपनी शुरू कर दी थी। एक दिन मीडिया ने पूछा, राष्ट्रपति इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पुतिन ने ठंडे लेकिन बेहद सधे लहजे में कहा, राष्ट्रपति व्यस्त हैं, अब फैसले लेना मेरी जिम्मेदारी है। कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन देश समझ गया अब असली नेता कौन है। 1991 से लेकर 1999 तक बेशक येल्तसिन राष्ट्रपति थे, लेकिन असल में पॉलिटिक्स की दिशा और फैसले अब पुतिन के दिमाग से निकलने लगे थे। वो कैमरों से दूर रहते, लेकिन हर डोर उन्हीं की उंगलियों में थी। धीरे धीरे उन्होंने रशियन फेडरेशन की नब्ज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। 9 अगस्त 1999 राष्ट्रपति येल्तसिन ने देश को चौंकाते हुए घोषणा कर दी, व्लादिमीर पुतिन अब रशिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। यह अचानक नहीं था, यह तो जैसे वक्त के कदमों की आवाज थी जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। उसी वक्त एक और मोर्चा उबल रहा था, चेचेनिया। चेचेन विद्रोही खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके थे और रशिया के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ जंग में तब्दील हो गया था। 1998 और फिर 1999 ये 2 साल रशिया के लिए सबसे डरावने साबित हुए। चेचेन आतंकवादियों ने रशियन सरहदें लांघी। फिर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अगस्त 1999 मॉस्को, वोल्गोग्राद और दूसरे शहरों में अपार्टमेंट ब्लास्ट्स की सीरीज हुई। जमीन हिल गई, दिल दहल गए। 300 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए और करोड़ों के दिलों में गुस्सा भर गया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी रशिया की संप्रभुता को। जनता गुस्से में थी, हमें बदला चाहिए। यह नारा हर गली कूचे में गूंजने लगा। येल्तसिन ने कैमरों से दूर पुतिन की ओर देखा और पुतिन ने बेहद शांत आवाज में कहा, अब चेचेनिया पर सिर्फ मॉस्को का हुक्म चलेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। रूस के भविष्य की कहानी यहीं से लिखी जाने लगी। एक ऐसा लीडर सामने आ चुका था जो बात कम करता था और जब करता था तो फैसला होता था। जो आगे हुआ वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। दूसरा चेचेन युद्ध शुरू हो चुका था। हजारों रशियन सैनिकों को बिना देरी सीमा पार भेजा गया। जो चीज रास्ते में आई, स्कूल, अस्पताल, मकान, दुकान, सब कुछ राख में बदल गया। करीब 80,000 लोग मारे गए। लेकिन यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह बदले की कार्रवाई थी। हर सैनिक के हेलमेट पर कैमरे लगे थे ताकि पूरे देश को लाइव दिखाया जा सके। देखो, हमने अपने मारे गए 300 लोगों का हिसाब कैसे चुकता किया। अब पुतिन नेता नहीं, नायक बन चुके थे। जनता के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक भरोसा बन गए थे। और जब भरोसा चरम पर हो तब बदलाव देर नहीं करता। दिसंबर 1999 में बोरिस येल्तसिन ने अचानक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। लोग चौंक गए, लेकिन पुतिन तैयार थे। उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। फिर आया वो दिन, मार्च 2000 में देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए। जनता ने खुलकर पुतिन का साथ दिया। 53% वोटों के साथ वो आधिकारिक रूप से रशिया के राष्ट्रपति बन गए और कुर्सी मिलते ही उन्होंने पहला वार किया करप्शन पर। भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर किया गया, सेना को नई जान दी गई, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, देश की जीडीपी लगातार ऊपर जाने लगी। उसी समय ग्लोबल मार्केट में रशियन ऑयल की डिमांड आसमान छू रही थी। तेल के दाम बढ़े और साथ में रशिया की अर्थव्यवस्था भी उभरने लगी। लोगों की थाली में रोटी लौटी, बेरोजगारी घटी और एक नाम पूरे देश की उम्मीद बन गया, पुतिन। फिर आया साल 2004।
चुनाव फिर से हुए। इस बार पुतिन को 71% वोट मिले। वो दोबारा राष्ट्रपति बन गए। अब लग रहा था कि पुतिन का दौर लंबा चलने वाला है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। रशिया का संविधान किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता। लोगों ने सोचा, बस अब तो 2008 में पुतिन को जाना ही होगा। लेकिन पुतिन वही हैं जो हालात से नहीं, कानून से भी खेलते हैं। उन्होंने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। अपने सबसे भरोसेमंद साथी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया और खुद बन गए प्रधानमंत्री। जनता ने एक बार फिर साथ दिया। मेदवेदेव राष्ट्रपति बन गए, लेकिन देश जानता था कि असली सत्ता कहां है। पुतिन पर्दे के पीछे रहकर भी सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बने रहे। और फिर आया साल 2011। संविधान में बदलाव हुआ। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मतलब अगर पुतिन फिर से आते हैं तो अब और ज्यादा वक्त के लिए रहेंगे। और इतिहास बताता है, जब पुतिन आते हैं तो लंबे वक्त तक जाते नहीं। 2012 आते आते पुतिन एक बार फिर मैदान में थे। इस बार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए। कानून कहता था कि कोई शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन इसमें यह तो लिखा ही नहीं था कि तीसरी बार दोबारा नहीं बन सकता। पुतिन ने इस नियम की परछाइयों में अपनी चाल चली। विरोधी बौखलाए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, नो मोर पुतिन जैसे नारे गूंजे। लेकिन जैसे हर बार होता था, मार्च 2012 में नतीजा फिर वही निकला। पुतिन दोबारा राष्ट्रपति बन गए। 6 साल बाद यानी 2018 में उन्होंने चौथी बार शपथ ली। अब वो रूस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में शुमार हो चुके थे। रूस में राष्ट्रपति का मतलब होता है आखिरी और सबसे बड़ा फैसला। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी पुतिन की मर्जी से चुने जाते हैं। रूस के चुनाव आयोग ने कैमरों के सामने मुस्कुराकर कहा, हम लोकतंत्र हैं। लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि लोकतंत्र की परिभाषा अब पुतिन की डायरी में लिखी जाती है। बॉर्डर के बाहर पुतिन की सुनता कौन है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन रूस के अंदर भी हालात कुछ अलग नहीं। यहां पुतिन की सत्ता पर सवाल उठाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, सीधा गर्दन पर तलवार मारने जैसा है। एक उदाहरण है रूस के सबसे अमीर आदमी मिखाइल खोदोरकोव्स्की का। पहले पुतिन के करीबियों में थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी नीतियों पर सवाल उठाना शुरू किया तो 2003 में उन पर टैक्स चोरी और फ्रॉड के गंभीर केस लाद दिए गए। मीडिया ने पूछा, क्या आप उन्हें जेल भेजने जा रहे हैं? सरकार का जवाब था, कानून सबके लिए बराबर है। पर 2 साल के अंदर 2005 में खोदोरकोव्स्की जेल में थे, सालों की सजा काटने के लिए। उनकी अरबों डॉलर की ऑयल और गैस कंपनी यूकोस जब्त कर ली गई और औने पौने दामों में उसे बेच भी दिया गया। पुतिन ने इशारों में साफ कर दिया, जो मेरे रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। लेकिन यह सिर्फ बड़े बिजनेस टाइकून तक सीमित नहीं था। आवाज कोई भी हो दबा दी जाती थी। अन्ना पोलितकोव्स्काया एक निडर पत्रकार, जिन्होंने चेचन्या में हो रहे मानवाधिकार हनन को उजागर किया। उन्होंने खुलकर कहा, रूस की सत्ता चेहरों से नहीं, खून से चल रही है। और ठीक अपने जन्मदिन के दिन 7 अक्टूबर 2006 को उन्हें उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। कोई संदिग्ध नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सब समझते थे कि यह चेतावनी थी बाकी सबके लिए। रूस में अगर तुम पुतिन की खिलाफत करते हो तो सिर्फ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, तुम्हारा पूरा वजूद मिटा दिया जाता है। 2023 का साल था और रूस की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन की आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी थी। यह एक ऐसा पल था जब पुतिन को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना था। उन्होंने मीडिया में आकर शांति का दिखावा करते हुए कहा था, जो भी इस देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका अंजाम तय है। ये शब्द न केवल रूस के भीतर बल्कि बाहर भी गूंज रहे थे। और फिर 2 महीने बाद अगस्त महीने की 23 तारीख को अचानक एक घटना घटी जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट एक हादसे का शिकार हो गया। जेट में सवार सभी 10 लोग मारे गए। दुनिया ने इसे बस एक हादसा मान लिया, लेकिन अधिकतर लोग इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। सबको यही लगा कि यह एक सूझबूझ से की गई बदले की कार्रवाई थी। अब जब रूस की पूरी कमान पुतिन के हाथ में थी तो देखते ही देखते
बड़े बदलाव आने लगे। जैसे जैसे यूएसएसआर का बिखराव हुआ और बाकी देश अलग हुए, वैसे वैसे अमेरिका और पश्चिमी ताकतों का प्रभाव उन देशों में बढ़ने लगा। यह सब पुतिन के लिए एक बड़ा खतरा था और उन्होंने ठान लिया कि अब रूस की सीमाओं को कोई नहीं लांघेगा। यह पुतिन का मजबूत संदेश था जो पूरी दुनिया में गूंज उठा और पुतिन की यह रणनीति पूरी तरह से साफ थी। रूस अब खुद को किसी भी बाहरी ताकत से कम नहीं समझेगा। पुतिन की रणनीति बिल्कुल साफ थी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, रूस की सुरक्षा हमेशा पहले। इसी सोच के तहत अगस्त 2008 में उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया, फिर 2011 में लीबिया के मामले में दखल दिया। लेकिन असल धक्का तब लगा जब 2014 में उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। ये वो पल था जब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि पुतिन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरी दुनिया ने चिल्लाते हुए कहा कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर मैं अपनी जमीन की हिफाजत नहीं करूंगा तो कौन करेगा। यही नहीं, 2022 से लेकर अब तक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उलझे हुए हैं। तमाम सैंक्शंस, प्रोटेस्ट और आलोचनाओं के बावजूद वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि अब रूस सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पुतिन की परछाई बन चुका है, और जब एक नेता की परछाई पूरी तरह से देश पर पड़ने लगे तो वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। देखिए दोस्तों, पुतिन की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने तरीके से पूरे देश की तकदीर को बदल डाला। जहां दूसरों के लिए रास्ता खत्म हो जाता है, वहां से उसकी शुरुआत होती है। रूस की राजनीति में जो असर छोड़ गया वो कोई और नहीं, पुतिन ही था। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो खुद अपने नियम खुद बनाता है। तो अब सवाल यह है, आप ऐसे नेता को कैसे देखें, नायक या तानाशाह? फैसला आपकी नजरों में है, लेकिन एक बात तय है, पुतिन के बिना रूस की तस्वीर अधूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। हम लेकर आएंगे और भी ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।